हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहिद। आज मैं आपको आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एडवेंचर एलएलबी के चैनल में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों। और आईपीसी 498 ये क्या है, इसकी पूरी ए टू जेड मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा कि आईपीसी 498 ए में सजा और जमानत का क्या प्रावधान है और आईपीसी 498 ये क्या कहती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको शुरू से अंत तक 498 ए के बारे में बताऊंगा कि 498 ए क्या कहती है। आज की बात करें या फिर पहले ही की, हमारे संविधान में और अन्य जगह पर सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा संबंधित समय समय पर नए नए कानून का निर्माण किया गया है, जिससे द्वारा महिलाएं समाज में सम्मान और समान अधिकार को प्राप्त करके अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं। इन्हीं कानूनों के अंतर्गत आईपीसी की धारा 498 ए का प्रावधान किया गया है। आज हम आपको ऐसी धारा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हम आपको यहाँ इस धारा में वर्णित अपराध के विषय में, साथ ही इसमें क्या सज़ा हो सकती है, कैसे जमानत होगी, कितने साल की सज़ा होगी, सारी चीज़ें 498 ए के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और ज़मानत के क्या प्रावधान हैं, इन सब के बारे में पूरी चर्चा विस्तार से हम आपको बताएंगे दोस्तों। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है सुनने में तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूँ 498 ए के बारे में। आखिर क्या होती है कि 498 में महिला पर क्रूरता का अर्थ क्या होता है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता कानून में दहेज के लिए की जाने वाली महिलाओं पर हिंसा को धारा 498 ए में आपराधिक कृत्य माना गया है। साथ ही इस अपराध के लिए यहीं पर सजा के बारे में भी दिया गया है। इस धारा को आम बोलचाल की भाषा में दहेज के लिए प्रताड़ना के नाम से पॉपुलर है, जिसको दहेज प्रताड़ना या 498 ए के नाम से कहते हैं। दोस्तों, धारा 498 ए को आईपीसी में वर्ष 1983 में विवाहित स्त्रियों पर पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करने पर, यानी किसी विवाहित महिला पर अगर किसी स्त्री यानी पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता करने पर, मारने पर, जान से मारने पर या किसी चीज़ से डराने धमकाने पर से राहत प्रदान करने के लिए लाया गया था। मान लिया किसी को डराया धमकाया जाता था या मारते पीटते तो उसके प्रावधान के लिए कानून लाया गया था। किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने पर यह वाली धारा लगाई जाएगी। साथ ही दोषी पाए जाने पर पति या उसके रिश्तेदारों को अधिकतम 3 साल की सजा व उचित जुर्माना का प्रावधान भी है। अगर हम ये देखें कि आखिर ये क्रूरता शब्द के क्या मायने हैं, तो हम विचार करने पर पाएंगे कि इसको बहुत ही रूप से समझाया गया है और परिभाषित किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे एंगल देखने को मिलते हैं, जैसे किसी भी महिला के शरीर या स्वास्थ्य को शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुंचाना, किसी महिला के शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न के कार्यों में शामिल होना, या किसी महिला की किसी बात के लिए उसे ब्लैकमेल करना भी शामिल है। किसी महिला की किसी भी मांग को पूरा करने के लिए उसके साथ गैर कानूनी संबंधों को बनाना या उस महिला का शोषण करना आदि। दहेज के लिए किसी महिला का बार बार उत्पीड़न करना भी इस क्रूरता के ही अंतर्गत आता है। अगर आप किसी महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं तो ये क्रूरता की श्रेणी में ही आएगा। दोस्तों, 498 ए के तहत
शिकायत कैसे दर्ज की जाती है ये भी मैं आज आपको बता देता हूँ। तो चलिए शिकायत कैसे दर्ज की जाती है। शिकायत दर्ज करने का आपको फुल प्रोसेस बता रहा हूँ। सीआरपीसी भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 468 में बताया गया है कि आईपीसी 1860 की धारा 498 ए में वर्णित अपराध का आरोप लगाते हुए अगर कोई शिकायत की जाती है तो ये घटना के 3 साल के अंदर पुलिस थाने में दर्ज करवाई जा सकती है। घटना के 3 साल के अंदर पुलिस थाने में दर्ज करवाई जा सकती है। साथ ही किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने पर भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया संहिता की धारा 473 में बताया गया है कि न्यायालय को ऐसे किसी अपराध में शिकायत के दर्ज होने की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी विचारण करने का अधिकार होता है। यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि न्यायालय के हित में ऐसा करना आवश्यक है। किसी किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने पर धारा 498 ए के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है। यदि विवाह के 7 वर्षों के अंदर महिला की संदिग्ध हालत में मृत्यु हो जाती है, यदि विवाह के 7 वर्षों के अंदर महिला की संदिग्ध हालत में मृत्यु हो जाती है, तब पुलिस आईपीसी की धारा 304 बी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई करती है। यह मुकदमा महिला पक्ष से कोई भी व्यक्ति रजिस्टर करवा सकता है। आईपीसी में धारा 498 का अपराध एक संज्ञेय अपराध है। धारा 498 ये से बचाव के बारे में आजकल कई पुरुष धारा 498 के झूठे मुकदमे में भी फंसाए जा रहे हैं। और खुद के बचाव के लिए मैं बचाव के बारे में बता रहा हूँ आज आपको कि धारा 498 में अगर बचना है तो कैसे बचा जाए। आजकल कई पुरुष धारा 498 के झूठे मुकदमे में भी फंसाए जा रहे हैं और खुद के बचाव के लिए न्यायालय के चक्कर भी लगा रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी प्रकार से राहत नहीं मिल पा रही है। इस प्रकार से कुछ झूठे मामलों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 498 के दुरुपयोग का लीगल टेररिज्म या कानूनी आतंकवाद भी कहा गया है। यह बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य 2005 के मुकदमे में भी की गई है। दोस्तों, सरकार द्वारा भी फर्जी मुकदमों की बाढ़ को देखते हुए धारा 498 ए में संशोधन की आवश्यकता को समझा है। फिर भी हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि इस दिशा में और अधिक ठोस कदम उठाने जाने, गिरफ्तारी या बिना वारंट के गिरफ्तारी पर रोक भी लगाई गई है। अभी हाल में ही जस्टिस ए गोयल और जस्टिस यू ललित की पीठ ने उत्तर प्रदेश के एक मामले में दिए फैसले में कहा कि धारा 498 ए को कानून में रखने का 1983 का संशोधन केवल उद्देश्य पत्नी को उसके पति या उसके परिजनों के हाथों से होने वाले मानसिक और शारीरिक अत्याचार से बचाना था, वह भी तब तक ऐसी प्रताड़ना के कारण पत्नी के द्वारा आत्महत्या करने की आशंका हो। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दहेज प्रताड़ना निरोधक कानून की धारा 498 ए के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दुरुपयोग को देखते हुए उसे रोकने के लिए व्यापक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इन नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब दहेज प्रताड़ना के मामले से संबंधित पीड़ित व्यक्ति का कोई रिश्तेदार अपराधों की जानकारी देने के लिए पुलिस के पास ना जाकर एक मोहल्ला कमेटी के पास जाएंगे। तदुपरांत वह मोहल्ला कमेटी अपनी जांच पड़ताल के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगी। फिर ये रिपोर्ट पुलिस के पास भेजी जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही पुलिस ये निर्णय करेगी कि इस मामले में आगे की कार्रवाई आवश्यक है या नहीं है। आईपीसी की धारा 498 में जमानत का प्रावधान क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों,
आईपीसी की धारा 498 में ज़मानत का प्रावधान क्या है? इस धारा के अंतर्गत अर्थात 498 ए में सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न मामलों में और किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके पति क्रूरता का करने पर पुरुष पक्ष के लिए अग्रिम जमानत का प्रावधान किया है। अगर कोई भी 498 का मुकदमा लगता है तो अग्रिम जमानत का प्रावधान है, परंतु गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई गई है। इस पे गिरफ्तारी का रोक नहीं लगाई गई। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये यहाँ महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत सरकार को धारा 498 की कमियों को दूर करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि अग्रिम जमानत के लिए न्यायाधीश से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अगर आपको अग्रिम जमानत लेना है तो न्यायाधीश की अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि पहले का किसी भी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा तो न्यायाधीश अपने विवेक का आधार पर अग्रिम जमानत दे सकते हैं। दोस्तों 498 आज मैं आपको 498 ए के बारे में पूर्ण रूप से ए टू जेड जानकारी दिया। यहाँ एक बात और जानने योग्य है कि यदि आरोपी को पूर्व में किसी भी ऐसे जुर्म के लिए दोषी ठहराया जा चुका हो जिसकी सजा 7 साल से अधिक हो, तब न्यायालय द्वारा उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। अगर मान लिया कोई व्यक्ति पहले से मुलजिम में 7 साल की सजा काट चुका है तो 498 में अग्रिम जमानत उसको नहीं मिलेगी। आपने यहाँ धारा 498 के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। यदि फिर भी इस धारा से संबंधित कुछ भी शंका हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आज आपको 498 ए के बारे में पूरी जानकारी दी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी दोस्तों समझ में आई होगी और पूरी जानकारी आपको समझने में चूकेंगे भी नहीं, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी दोस्तों। इसलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।